हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम ई लर्निंग में स्वागत है। मैं प्रतेश सर आज आप लोग को क्लास 9 की इकोनॉमिक्स जिसको हम सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड या स्टेट बोर्ड दोनों में पढ़ते हैं। ओके, तो क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स है उसमें आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट अध्याय की चर्चा करेंगे, जो है आपका द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओके, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में कि उसकी क्या स्टोरी है और उसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू है। मीन्स हमें इकोनॉमिक्स में एक विलेज की स्टोरी क्यों पढ़नी पड़ रही है और इससे हमें क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक जो वर्ड्स हैं उसके बारे में क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। ओके ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि द पर्पस ओवरव्यू में देखते हैं, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस some basic concepts relating to production, and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। ओके, इसका मतलब है कि मुख्य रूप से हम इस चैप्टर में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में, किसी भी विलेज में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिससे किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको इस हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। क्या चीज पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मीन्स एक काल्पनिक विलेज है जिसका नाम है पालमपुर। ओके, यहाँ पर हम अगर आगे बात करें तो अगर आप आगे देखें इसको, ओके, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। इसका मतलब है कि मुख्य रूप से पालमपुर विलेज में क्या की जाती है? फार्मिंग एक्टिविटी की जाती है, खेती का काम किया जाता है। खेती प्लस अदर फार्मिंग वर्क किए जाते हैं, जैसे आपकी एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गया, साथ ही साथ डेयरी हो गई, पोल्ट्री हो गई, ओके, फिशरी हो गई, इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। वेयर एज several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. Okay, मीन्स यहाँ पर पालमपुर विलेज में जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी की जा रही है, मुख्य रूप से कौन सी? फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। तो फार्मिंग के साथ साथ और क्या क्या किया जा रहा है? वेयर इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीन्स छोटे छोटे चीज़ों को बनाया जा रहा है। और क्या क्या किया जा रहा है? डेयरी। डेयरी का मतलब होता है कि जहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री की जाती है और उसका एम क्या होता है? उसका एम होता है टू गेट द मिल्क। ओके, मीन्स दूध के लिए। ओके, एंड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। मीन्स आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो सर्विस सेक्टर से संबंधित है, तो वे भी एक्टिविटी की जाती है कहाँ पर? विलेज पालमपुर में। साफ। ओके, लेकिन कहाँ किस पर की जाती है? ऑन अ लिमिटेड स्केल, मीन्स एक लिमिटेड स्केल पर की जाती है। These production activities need various type of resources, means जो ये हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सेट्रा है, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? इन सब के लिए हमें वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो जहाँ पर हम क्या बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स हमारे रिसोर्सेज कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज मैन मेड रिसोर्सेज और मैन मेड आइटम्स। ओके,
एंड ह्यूमन एफर्ट्स, जो लोग अपना मेहनत करते हैं, ओके, मनी एंड एक्सेट्रा। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ मैन मेड आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, और क्या ज़रूरत पड़ती है, ह्यूमन एफर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। पर्टिकुलर वो ह्यूमन बॉडी काम को करता है, साथ ही साथ काम को करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, एज we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. Means जो गांव है, जो विलेज पालमपुर है, उसमें जो जरूरत की गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेस की एक साथ जरूरत पड़ती है। ओके, तो आई होप कि फर्स्ट टॉपिक आपको ओवरव्यू समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन में। ओके, तो टॉपिक जो हमारी इंट्रोडक्शन है, इसको देखिए आप। इंट्रोडक्शन, ओके, तो स्पेशली हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग मुख्य रूप से पालमपुर स्टोरी के थ्रू प्रोडक्शन को देख रहे हैं। तो हम इस मुख्य रूप से किसको पढ़ रहे हैं, पालमपुर को भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या है आपका, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। इसका मतलब है कि जो पालमपुर है वह बहुत अच्छे से किससे किससे कनेक्टेड है, नेबरिंग विलेज मीन्स उसके आसपास के गांव से, एंड टाउन्स और आसपास के छोटे शहर या कस्बों से। मीन्स सपोज के आपका पालमपुर विलेज है, और ये ऑलरेडी जो इधर के अगल बगल के विलेज है, उनको उनसे रोड के थ्रू क्या है, रोड के थ्रू वेल कनेक्टेड है। या अगल बगल सपोज ये टाउन हो गया, ये आपका हो गया विलेज हो गया, ये भी विलेज हो गया, ये टाउन हो गया। हम लोग है कि जो पालमपुर है, इसमें जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाएगी, उसके लिए ट्रांसपोर्ट के जो मीडियम है वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आसानी से जो भी आपका प्रोडक्शन होगा वो विलेज एंड सिटीज और टाउन में क्या होगा, आसानी से ट्रांसपोर्ट होकर के चला जाएगा। ओके, फिर आगे देखिए क्या है कि रायगंज a big village is 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। इसका मतलब एक रायगंज क्या है, एक बड़ा सा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो सपोज आपका पालमपुर यहाँ पर है, यहाँ से 3 किलोमीटर रोड पर दूरी पर क्या है, एक रायगंज है। ये हो गया आपका पालमपुर। उसके बाद क्या कर रहा है कि एंड ऑल वेदर्स road connected the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Sarapur. ओके, इसका मतलब यह है कि हमारा जो पालमपुर है वो क्या करा कि ऑल वेदर रोड मीन्स सभी तरह के वेदर में जो रोड हमेशा ठीक ठाक रहते हैं। वेदर रोड का मतलब होता है कि कुछ रोड ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू चेंज टू सीजन क्या होते हैं, डाइवर्ट मीन्स वो वेरी करने लगते हैं, वो चेंज होने लगते हैं। मीन्स जैसे अगर कोई रा रोड है मीन्स कच्चा रोड, तो क्या होता है बारिश में वो कट जाता है, टूट जाता है, और ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। तो इस स्थिति को सही करने के लिए यहाँ पर हमारा जो रोड है वो कैसा है, ऑल वेदर रोड है। मीन्स वो रोड बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो किसी भी वेदर में किसी भी मौसम में उस रोड से जा सकते हैं, और रोड पर किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट के मीडियम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे आजकल के हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज है, तो उस पर आप किसी भी सीजन में आप जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन गाँव की जो कच्ची सड़कें हैं, वहाँ पर जब आप जाते हैं बारिश के सीजन में, कभी कभी ज़्यादा बारिश की वजह से, और जो पानी का बहाव होता है, जो वाटर फ्लो होता है, उसकी वजह से रोड की कनेक्टिविटी क्या होती है, टूट जाती है, जिससे जो हमारा कनेक्टिविटी टूट जाने की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है वो क्या होता है, बाधित हो जाता है, मीन्स स्टॉप हो जाता है कुछ समय के लिए। ओके,
तो यहाँ पर हमारा जो पालमपुर है उसके साथ एक प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स उसका रोड बहुत अच्छा है। फिर आगे कह रहा है कि रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज। तो रायगंज से रोड हमारा कनेक्ट है अच्छे से, ये हो रहा है। साथ ही साथ कह रहा है एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और जो यहाँ का शाहपुर एक नजदीक में एक शाहपुर एक क्या है, टाउन है, एक शहर है छोटा सा, उससे भी क्या है हमारा पालमपुर वेल कनेक्टेड है, मीन्स आसानी से वहां से भी रोड पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा नजदीकी गांव रायगंज है वहां से भी पालमपुर बहुत अच्छे से रोड से कनेक्ट है। और साथ ही साथ जो हमारा शाहपुर स्मॉल सिटी है या स्मॉल टाउन है, यहाँ पर भी पालमपुर से लोग अपनी जरूरतों के सामान को खरीदने और बेचने के लिए आराम से उस टाउन में जा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, tongas, buggies, wooden cart drawn by buffaloes। ओके, तो कह रहा कि बहुत से तरह के ट्रांसपोर्ट इस रोड पर देखने को मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? फर्स्ट है आपका बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स का मतलब होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का मतलब होता है जो द कार और द वैन विच इज ड्राइवन बाय द कैटल और ऑक्स। ओके, मीन्स वो है जो पशु या बैल के द्वारा कार्ट या गाड़ी खींचे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बुलक कार्ट। टोंगॉज का मतलब होता है द कार्ट विच इज पुल्ड बाय द हॉर्सेस। मीन्स टोंगा उसको कहते हैं जो घोड़े से खींचा जाता है। ओके, जिसको एक्का भी बहुत अन्य स्थानों पर कहते हैं। एंड बग्गीज मीन्स वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलो, मीन्स यह लकड़ी का वह कार्ट जो बफेलो मीन्स भैंस या ही बफेलो हाथ से खींचा जाता है। ओके, मीन्स काऊ के द्वारा खींचा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? बुलक कार्ट्स। ओके, एंड बग्घी किसको कहेंगे? जो बफेलो के द्वारा खींचा जाएगा उसको बग्घी कहेंगे। एंड टोंगॉज मीन्स जो हमारा हॉर्स मीन्स घोड़े के द्वारा खींचा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? टोंगॉज कहेंगे। फिर कह रहा है कि लोडेड विथ जजरी। जजरी आप जानते हैं, जजरी को मोलस कहते हैं। मोलस का मतलब होता है गुड़। गुड़ मीन्स जो खाते हैं, शुगर के स्थान पर हम गुड़ भी खाते हैं, ज्यादातर विलेज एरिया में देखने को मिलता है या चालन में है लोग खाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं गुड़। ओके, गुड़ को ऐसे लिखते हैं। ओके, नहीं तो अगर आप ऐसे गुड़ को लिखते हैं तो इस गुड़ का मतलब होता है क्वालिटी, और इसका क्या मतलब होता है? जजरी का मतलब हो गया खाने वाला गुड़, जो मीठा लगता है, जो लगभग रेड या ब्राउन कलर का होता है। ओके, जिसको हिंदी में लिखे गुड़ कहते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हिंदी में लिखा है, कुछ लोग गुड़ कहते हैं। ओके, एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। कह रहा है कि लोडेड विथ जजरी। ओके, एंड अदर commodities to motor vehicles like means जो हमारे मोटर व्हीकल्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आर्ट, जो हमारे मशीनरी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, उसमें हमारा एक मोटरसाइकिल है जिसको आप बाइक कहते हैं, स्कूटर कहते हैं, टू व्हीलर आप कह सकते हैं। ओके, जीप आप जानते हैं, जीप को हिंदी में भी जीप कहते हैं, और यह फोर व्हीलर होती है, चार पहियों वाली होती है। ट्रैक्टर आप जानते हैं, ट्रैक्टर भी क्या है? एक ट्रांसपोर्ट का साधन है, और साथ ही साथ ट्रक। इसका मतलब है कि जो पालमपुर विलेज में, जो पालमपुर गांव रायगंज और सिटी शाहपुर को जोड़ती है, उन सड़कों पर क्या क्या चलने देखने को मिलता है? जो कार्ट गाड़ियां हैं उसमें आप बुलक कार्ट, टोंगाज एंड बग्घीज मिलती हैं। और जो आपके कौन से गाड़ियां हैं? जो आपकी मोटरसाइकिल गाड़ियां हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स हैं, ये सब भी देखने को मिलता है। ओके, मीन्स मशीनरी गाड़ियां। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अभी
ओके, अब यहाँ पर हम लोग फैमिली स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो हमारे पालमपुर विलेज में फैमिली स्ट्रक्चर है वो क्या है, मीन्स कैसे लोग का जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो कैसा है। तो देखिए आप, दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिली। इस गांव में लगभग क्या कहें कि 450 फैमिलीज रहते हैं, 450 परिवार रहते हैं। एक परिवार में 2-4 भी हो सकते हैं, एक परिवार में 10-20 भी हो सकते हैं। मीन्स टोटल फैमिलीज कितनी हैं, 450 फैमिलीज हैं, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पर डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजियस के साथ साथ डिफरेंट कास्ट के भी लोग रहते हैं। आप जानते हैं कि जनरल कास्ट, फिर आप आता है ओबीसी, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, उसके बाद एससी आता है जिसको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसके बाद एसटी आता है जिसको आप शेड्यूल ट्राइबल्स कहते हैं। इस कास्ट में भी सब कास्ट आते हैं, जिसमें जनरल में भी कई कास्ट आते हैं, ओबीसी में भी कई कास्ट आते हैं, एससी में और एसटी में भी कई अदर मीन्स डिफरेंट कास्ट आते हैं। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट कास्ट के लोग के परिवार इस गांव में रहते हैं। टोटल सभी कास्ट को मिला करके 450 फैमिली जिस गांव में रहते हैं। ओके, द 80 अपर कास्ट फैमिलीज मीन्स 450 में से जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज है ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। ओके, तो कह क्या रहा है कि जो 450 में से 80 फैमिली जो अपर कास्ट से बिलोंग करती है, उसका जो गांव का टोटल लैंड एरिया है, जमीन का एरिया है, उस जमीन के एरिया में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, अपर कास्ट 80%, मीन्स 80 फैमिलीज का। सपोज ये गांव का पूरा एरिया है, तो गांव के पूरे एरिया का इतना पार्ट किसके पास है, इतना पूरा पार्ट है 80 फैमिलीज अपर कास्ट। ओके, 80 फैमिलीज अपर कास्ट के लोगों का है। तो बचा कितना, बचा अगर मान लीजिए इसको हम माइनस कर लेते हैं 80, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 0। ओके, 7 एट 3। ओके, मीन्स 370 फैमिलीज के पास जो आपके लोअर कास्ट के हैं, उनके पास 370 फैमिलीज के पास बस इतना सा एरिया है। इसका मतलब है कि कम लोगों के पास ज्यादा जमीनें हैं और ज्यादा लोगों के पास कम जमीनें हैं। ऐसा आगे भी गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है। इंडिया का जो कास्ट कंपोजिशन है, जो इंडिया में जातिगत व्यवस्था है, उसमें जो आपके अपर कास्ट के लोग होते हैं उनके पास ज्यादा जमीनें भी हैं और ज्यादा संपत्तियां भी हैं, और जो लोअर कास्ट के लोग जिनकी संख्या ज्यादा है उनके पास कम जमीनें और कम संपत्तियां होती हैं, मीन्स कम असेट्स होते हैं। ओके, उसके कई रीजंस हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं लगती। वो एक सोशियोलॉजी का पार्ट है। अभी हम लोग सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य प्रोडक्शन से लेके है। ओके, तो पहले अब हमारा हम क्यों पढ़ रहे हैं कि फैमिली हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस फैमिली को कहीं के प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाएंगे और देखेंगे कि फैमिली क्या क्या काम करती है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। सी देयर हाउसेस सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। उनमें से जो 450 फैमिलीज हैं उनमें से कुछ लोगों के घर बहुत बड़े हैं, क्वाइट लार्ज में बहुत बड़े हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। उनका जो घर है वो ईंट का बना है, ईंट सीमेंट का बना हुआ है और प्लास्टर भी हो गया। प्लास्टर का हम लोग आप समझते हैं कि सीमेंट से चारों तरफ को वॉल में प्लास्टर कर दिया जाता है, तो वॉल क्या होती है, पूरी एक जैसी दिखती है और एकदम फिनिश दिखती है, एकदम फाइन दिखती है, मतलब बहुत एकदम प्लेन दिखती है। ओके, और क्या करा कि द एससी मीन्स शेड्यूल कास्ट, जिसको हिंदी में दलित्स भी कहते हैं। ओके, तो comprise 1/3 of the population। ओके, मीन्स जो 450 फैमिलीज है इसका 1/3, तो आप कह सकते हैं 450 का 1/3 मीन्स 3 से डिवाइड कर दे। ओके, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो गया इक्वल्स टू 1,
एंड 5 मीन्स जो हो गया नियर अबाउट 150 फैमिलीज ऐसे हैं जो पॉपुलेशन जो 150 फैमिलीज है वो कौन से ग्रुप में आती है? दलित ग्रुप में आती है, एससी ग्रुप में आती है। मीन्स एससी के कोई कितनी फैमिलीज है? 150 फैमिलीज के आसपास है। ओके, एंड लिव्ड इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज, और गांव के एक कोने में रहते हैं। आप जानते हैं कि भारत की एक दुर्दशा कर सकते हैं या भारत का एक अवसाद कह सकते हैं या भारत को भारतीयों की मानसिकता कह सकते हैं कि भारत में लोग अपने देश के नागरिकों का इस तरह से उनके साथ भेदभाव किए कि वो अपने लिए डॉग तो पाल सकते हैं, उनके पास पेट एनिमल हो सकता है, उनके पास कुत्ता बिल्ली पाल सकते हैं, उनको अपने बर्तन में खाना खिला सकते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम ह्यूमन की बात करते हैं, जब मानव की बात करते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ मानव ऊंची जाति के होते हैं और कुछ नीच जाति के होते हैं। तो नीच जाति को गांव में एक कॉर्नर पर बसाया जाता है, मीन्स एक तरफ पड़े रहिए और गांव के जो मेन चीजें हैं, मीन्स मुख्य जगहों पर आप नहीं आएंगे। ओके, तो इस वजह से उस गांव में भी जो दलित की स्थिति है वो गांव के कॉर्नर में उनको बसाया गया है। इससे गांव वालों को दो फायदा होता है, या कह सकते हैं अपर कास्ट को दो फायदा है कि गांव के जो एससीज हैं यहाँ से इनको चीप लेबर मिल जाते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में सस्ते लेबर मिल जाते हैं, तो इनका काम भी चलता रहता है। और दूसरी तरफ यह है कि इनके कामों में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रॉ, और कह रहा है कि एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, और जो बहुत छोटे घर हैं, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, वो किसके बने हैं? वो मड मीन्स होता है मिट्टी, मिट्टी का मतलब होता है कि जो मिट्टी जब उसको मिट्टी को मिला पानी से मिला दिया जाता है तो उसकी एक मिक्सचर बन जाता है, और फिर उस मिट्टी को हम क्या करते हैं, उस मिट्टी का वाल बनाते हैं, मिट्टी को 1 बाय 1 ऊपर रखते चले जाते हैं, और इससे हमारी क्या होती है, एक वाल तैयार हो जाती है। इस तरह से ऐसे ऊंची वाल बन जाती है जब हम मिट्टी को रखते हुए चले जाते हैं। ओके, तो मड एंड स्ट्रॉ, इसका मतलब है कि मड का मतलब तो ऐसे कीचड़ होता है, यहाँ पर मड का मतलब कीचड़ नहीं है, मिट्टी। और स्ट्रॉ का मतलब होता है सरपत, सरपत का मतलब होता है कि गांव में जो घास फूस होते हैं, बड़े बड़े घास फूस होते हैं, उसका घर बना है। तो जो दलित लोग हैं, जो एससी हैं, उनका घर मिट्टी और घास फूस का बना है, और जो अपर कास्ट है उनका घर किसका बना है? उनका घर क्वाइट लार्ज है, बहुत बड़े बड़े हैं, और ब्रिक मीन्स ईंट और सीमेंट का बना हुआ है, साथ ही साथ वो प्लास्टर भी है। ओके, तो आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस है, ज्यादातर घरों में most of the houses okay have electric connections। ओके, इसका मतलब कि ज्यादातर घरों में क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। इसका मतलब कि ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है। इसका मतलब घरों में तो इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, बस घर छोटा बड़ा है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। ओके, कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड। ओके, मीन्स गांव में जितने भी ट्यूबवेल्स हैं खेतों की सिंचाई करने के लिए, उनके लिए भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सुविधा है। एंड यूज इन द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, और जो छोटे छोटे बिजनेस है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है। कहाँ पर? पालमपुर विलेज में। इसका मतलब की जो इलेक्ट्रिसिटी एक फैसिलिटी है, जो एक क्या है,
एक सर्विस है वो ऑलरेडी पालमपुर विलेज में अवेलेबल है और वहाँ पर सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, जैसा कि इंडिया के सभी घरों में होनी चाहिए। ओके, पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स। फिर अब देखिए एजुकेशन से रिलेटेड बातें हो रही हैं, तो पालमपुर विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल। ओके, और एक क्या है, हाई स्कूल है। हाई स्कूल अब जानते हैं, प्राइमरी स्कूल इस 2 प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर 1 to 5 का एजुकेशन होता है एंड 1 आपका हाई स्कूल है जहाँ पर आप 1 to 10 कह सकते हैं या 6 to 10 तक की पढ़ाई होती है। ओके, क्योंकि अगर 1 to 5 तक की पढ़ाई जो स्टडी है जो वो कहाँ पर हो रही है, प्राइमरी स्कूल में हो रही है, तो 6 to 10 वाला पढ़ाई कहाँ हो जाएगी, हाई स्कूल में हो जाएगी। तो इस तरह का कंपोजिशन है वहाँ पर एजुकेशन के लिए पालमपुर विलेज में। उसका मतलब है कि पालमपुर विलेज में इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटी है, साथ ही साथ एजुकेशन के लिए आपका स्कूल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ओके, यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी, अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर मीन्स एक प्राइमरी चिकित्सा केंद्र भी उपलब्ध हुए, रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। और देखिए ऊपर है कि यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है जिसमें लोग जो उनकी प्राइमरी डिजीज होती हैं, जो उनको नॉर्मली जैसे सर्दी खांसी बुखार आ गया तो उसके इलाज के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर चले जाते हैं, या कभी छोटी मोटी चोट लग गई तो उसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। और साथ ही साथ कर जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, और साथ ही साथ कह रहा है कि एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट का मतलब निजी मतलब किसी डॉक्टर का क्या है, वो निजी डिस्पेंसरी है जहां पर लोगों का इलाज किया जाता है। मीन्स गवर्नमेंट का भी एक हॉस्पिटल है, जो कौन सा हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, और दूसरा जो है एक प्राइवेट डॉक्टर का है जहां पर लोगों का इलाज किया जाता है। इसका मतलब है कि पालमपुर विलेज में एजुकेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी भी है। ओके, अब करते हैं कि द डिस्क्रिप्शन एबव shows that Palampur has very well developed system of road। ओके, तो कहा जा रहा है कि अगर हम ऊपर के जो इंट्रोडक्शन को पढ़े तो यहाँ पर हमें एक चीज निकल करके आता है कि जो पालमपुर का डेवलपमेंट है वो कैसा क्लियर है, बहुत अच्छा है, जहाँ पर सिस्टम ऑफ रोड बहुत अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन अच्छे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, इरिगेशन अच्छा है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। ओके, यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य भी सुविधाएं अच्छी है। तो जो पालमपुर विलेज है वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें वेल डेवलप्ड है, रोड सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम कंपेयर विच। अब देखिए हम लोग NCERT पढ़ रहे हैं और NCERT पढ़ते समय इस बात का हमेशा ध्यान है कि NCERT बुक का पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है वह एक्टिविटी बेस्ड होती है। एक्टिविटी बेस्ड का मतलब है कि जब NCERT बुक में कोई एक टॉपिक कवर हो जाती है, कोई एक टॉपिक जब हम पढ़ लेते हैं तो उस टॉपिक पर हमें कोई एक एक्टिविटी क्रियाकलाप दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको करके देखिए कि जो आपका रिजल्ट है वह ऐसा ही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। तो कह रहा है कि कंपेयर दिस फैसिलिटीज विथ दोज इन योर नियर बाई विलेज। कह रहा है कि अब जो फैसिलिटी, क्या क्या फैसिलिटी है, सिस्टम ऑफ रोड का भी हमारे पास जो सिस्टम है कहाँ पर, पालमपुर विलेज में, ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी विद्युत के साधन है, इरिगेशन सिंचाई की सुविधाएं हैं, स्कूल शिक्षा के लिए स्कूल की सुविधा है, हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य के लिए
या इलाज के लिए हेल्थ सेंटर की सुविधा है। तो क्या इतनी सुविधाएं जिस गांव में या जो आपके अगल बगल वाला गांव है, उस गांव में इतनी सुविधाएं है या नहीं है? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो विलेज है वह पालमपुर विलेज से कम डेवलप्ड है, ओके, लेस डेवलप्ड है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, सी द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि पालमपुर की जो कहानी है, कह रहा है एन इमेजिनरी विलेज या एक काल्पनिक गांव है। ओके, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। तो गांव में क्या है, डिफरेंट से मीन्स विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन एक्टिविटी, मीन्स चीजों को बनाने की एक्टिविटी का यहाँ पर किया जाता है। मीन्स चीजों को उत्पादित किया जाता है, चीजों को बनाया जाता है। ओके, इन villages across India, farming is the main production activity। कि भारत में जो फार्मिंग है, जो खेती है, वह मुख्य रूप से प्रोडक्शन एक्टिविटी है। मीन्स भारत में नियर अबाउट अभी भी 60% जो पॉपुलेशन है जो विलेज में रहती है, वो कौन सा काम करती है? प्रोडक्शन का काम करती है। ओके, प्रोडक्शन मीन्स फार्मिंग का काम करती है, फार्मिंग में प्रोडक्शन का काम करती है। The other production activities referred to as non-farm activities। ओके, और ऐसे एक्टिविटीज जो जो फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है, जो खेती से रिलेटेड नहीं है, उनको नॉन फार्म एक्टिविटी कहते हैं। नॉन फार्म एक्टिविटी, इसका मतलब फार्मिंग जो एक्टिविटी है इट इज रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर तो बच्चे कितने, 2 और सेक्टर बचे हैं, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ओके, तो हमारा जो और एक्टिविटी है वो किससे रिलेटेड है? सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। जहाँ पर क्या कह रहा है कि इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। तो जहाँ पर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को बनाई जाती हैं। ओके, वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर से आ गया। या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसके अंडर में आता है। ट्रांसपोर्ट इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। शॉपकीपिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर गुड्स को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, तो इट इज आल्सो रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर एक्सेट्रा। वी shall took a look at both these type of activities after learning a few general things about production। ओके, मीन्स जब हम प्रोडक्शन के लिए जो जनरल थिंग्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक चीज को देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो 2 टाइप की एक्टिविटीज है, एक है, फर्स्ट क्या है, फार्मिंग एक्टिविटीज है, और सेकंड है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो अब हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज फार्मिंग एक्टिविटीज एंड व्हाट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। धन्यवाद।